सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, 1 माह का लॉकडाउन हो चुका है इस वक्त सूबा सिंध में, पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद अब सिंध हुकूमत ने ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दे दी है। ऑनलाइन कारोबार के जो औकात तय किए गए हैं SOPs में, उसमें सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक का टाइम रखा गया है। शटर बंद रखकर ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त है, दुकान खोलकर इजाज़त काम करने की नहीं है, ये फरमाते हैं कमिश्नर कराची। पुलिस ने कराची के ताजरों को ऑनलाइन कारोबार करने से मना कर दिया है, जबकि ये एक तरफ रिपोर्ट हो रहा है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो इस वक्त ताजिर बरादरी है वो भी कुछ शशोपंज में नजर आती है और कहीं ना कहीं इस बात से इनकारी है कि जी ये जो ऑनलाइन बिजनेस की मशरूत इजाज़त दी है, जिसमें कुछ SOPs हैं जिसके तहत इजाज़त मिली है सिंध हुकूमत की जानिब से, उससे वो मुतमईन नज़र नहीं आते। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ऑपोजिशन को भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध के अंदर, और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार जब ये SOPs तय किए गए तो उस वक्त क्यों नहीं पूछा गया, क्यों नहीं मशावरत की गई, क्यों नहीं साथ बिठाया गया। इस हवाले से पहले मैं बात करूंगी। सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रमशेर जमान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में से हैं, MP हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच खुर्रमशेर जमान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी वेलकम। खुर्रम जी, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो अब 1 माह के लॉकडाउन के बाद जिस तरह से सिंध हुकूमत ने सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन कारोबार की इजाजत दी है, इस पर ऑपोजिशन का क्या मौकिफ है सिंध के अंदर? नहीं देखिए, हम तो इसे मुस्तरद कर चुके हैं और ये देखिए, मैं आपसे पहले भी मैंने अर्ज किया था, मैं फिर कहूंगा कि वजीर आला साहब की जो टीम है इस वक्त वो निकम्मी टीम है। ऐसे लोग इनके पास मौजूद नहीं है जो इनको कोई ढंग का कोई मशवरा दे सकें, कोई अकल कोई समझ की बात कर सकें। मैं आपसे पूछता ना, आप मुझे बताएं कि इस वक्त सूबे सिंध के अंदर कितने कारोबारी ऐसी शख्सियात हैं, अगर मैं कराची की आपसे सिर्फ बात करूं, जो कि ऑनलाइन बिजनेस करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको अपना पूरा एक वेब पेज बनाना पड़ता है, उसको आपको कुछ जो है ऐसी कंपनीज के साथ उनके साथ अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, आपका पूरा निज़ाम बनाना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर आज भी ऑनलाइन का निज़ाम स्टार्ट उस तरीके से नहीं हुआ है। 2 से 3%, 4% आबादी होगी जो कि ऑनलाइन जाके कारोबार करती है। उसके बाद ये कहते हैं कि ऑनलाइन काम करना है, शटर भी नहीं उठाना है, अगर शटर उठाएं तो आधा शटर उठाना है। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ताजिर बरादरी ये बताती है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 5% जो बिजनेस होता है वो ऑनलाइन होता है, पूरी पॉपुलेशन का अगर बात करें। मैंने 3% कहा तो आपने 5% बताया। अंदाजा लगा लें कि 5% का जो रेशियो है वो कितना होगा। हमें एतराज नहीं है लॉकडाउन से, लॉकडाउन जरूर होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, कोई तौर तरीके होने चाहिए, कोई SOPs बनानी चाहिए जिसके जरिए आवाम को आसानी हो, आवाम घरों से अपने बाहर निकल सके, अपनी जरूरत की चीजें खरीद सके। उसके साथ साथ जो शख्स जरूरत की चीज खरीदेगा, क्या उसके पास आज वसाइल है या नहीं है? लोगों को रोजगार भी देना है। हमारे यहाँ तो वैसे ही रोजगार के सबसे बड़े इशूज थे, आपने तो रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया। जिस तरीके से सूबे सिंध के वजीर आला ने ये सिलसिला चलाया है लॉकडाउन का, इससे आवाम को बहुत नुकसान हुआ। मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया के अंदर किसी सूबे के अंदर कितना नुकसान हुआ होगा, जितना सिंध में हो इतना कहीं नहीं होगा नुकसान। लिहाजा इसको कंसिडर करने की जरूरत है। लॉकडाउन जरूर करें, लेकिन उसके तरीकेकार सेट करें, SOPs बनाएं। हमने ये भी कहा कि आप कोई टाउन चूज कर लें, कोई UC चूज कर लें, उस UC को एक सैंपल UC बनाएं, वहां पे कुछ SOPs बना के लोगों को बताएं, हम आपकी मदद करेंगे, ऑपोजिशन पार्टीज आपकी मदद करेंगी। कराची के लोग बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसको समझेंगे। आप उन पर ट्रस्ट तो करें, लेकिन पूरे शहर को बंद कर देना, कर्फ्यू लगा देना, मजीद सख्त से सख्त कर देना, लोगों के गलों में फंदा बांधने से लोग मरेंगे, लोग बचेंगे नहीं। आप लोगों को ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहे हैं। अच्छा ये बताएं खुर्रमशेर जमान साहब, मुझे बताइएगा कि यहाँ तो चले ये ऑनलाइन का निज़ाम मुतारिफ कराने की बात कर रही है सिंध हुकूमत सुबह 9 से 3 बजे तक दोपहर। आप मुझे बताएं बाकी 3 सूबों में जो है वो आपकी अपनी हुकूमत है, आप लोगों ने वहाँ क्या SOPs सेट किए हैं, वहाँ क्या डिसाइड किया है? देखिए, मेरा जो गर्ज है वो मेरे सूबे से गर्ज है, मेरा सूबा सिंध है, मुझे मेरे अपने शहर से गर्ज है, मेरा शहर कराची है, मैं अपने शहर का जवाब दूं। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपसे बता देता हूँ कि पंजाब के अंदर और KP के अंदर
इस तरह का लॉकडाउन नहीं है। वहां पे लोगों को ब्रीथिंग स्पेस दीजिए, लोग वहां पे जी रहे हैं। यहाँ तो मरने जैसा माहौल हो गया। आपने देखे ना, हमें दीन का छोड़ा ना, आपने दुनिया को छोड़ा। आपने मस्जिदें भी बंद कर दी, आपने तरावियां भी बंद कर दी। आप करना क्या चाह रहे हैं? कोई किसी किस्म की कराची के साथ आपकी दुश्मनी है, कोई आपकी नाराजगी है, आपको वोट नहीं मिला, उस वजह से आप कर रहे हैं। और आपके देखे ना, आपके कॉल और फेल के अंदर भी तादाद है। आपकी जो लॉकडाउन है वो भी तो आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ये क्लिफ्टन और डिफेंस के अंदर, सदर के इलाके के अंदर, नाजराबाद के अंदर मेन रोडों के ऊपर लॉकडाउन है, लेकिन गरीब मोहल्लों के बाद चले जाए तो उसी तरह पार्टी चल रही है। लोग घूम रहे फिर रहे हैं, कॉलोनीज के अंदर चले जाए, हजारों की तादाद आपको लोग घूमते फिरते हुए नजर आएंगे। तो जो आपने कहा उसको आप इम्प्लीमेंट भी तो नहीं कर रहे ना, रिजल्ट कैसे आएंगे? देखिए, पंजाब जो सूबा है वो सूबा सिंध से ज्यादा बड़ा सूबा है, लेकिन हमें देखें कि हमने जो अपनी एक वफाक की हैसियत से जो हमारी जिम्मेदारियां थी हमने पूरी की। हमने लाखों लोगों को पूरे पाकिस्तान के अंदर एहसास के जरिए हजारों रुपए दिए, जिसका सबसे बड़ा शेयर जो है आपका सूबे सिंध के अंदर गया है। हमने ये तो नहीं देखा कि हमें कहाँ से वोट मिला, कहाँ से नहीं मिला। सिंध ने तो वोट भी नहीं दिया पीटीआई को, फिर भी सिंध को हमने ज्यादा रिस्पॉन्ड करा। कराची शहर के अंदर आप देखेंगे पीटीआई के एमएनएज, हम एमपीएज किस तरीके से राशन बांट रहे हैं, किस तरीके से पीटीआई की तंजीम राशन बांट रही है। हुकूमत सिंध की तरह कहाँ गायब है? आपने कहा 20 लाख राशन बांटूंगा मैं, पहले फेज में तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी पकड़ लिया कि आप नहीं बांट पाए, लेकिन सेकंड फेज तो शुरू कर दें। अब तो आपको एहसास हो गया। अच्छा, पर मुझे बताइएगा, अब मुझे बताएं कि ये जो इस वक्त एक तरीके की मशरूत इजाज़त ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें कुछ एसओपीज बनाए गए हैं और इसमें ये कहा गया है कि शटर बंद रखकर ऑनलाइन का भी काम होगा। ह्यूमनली क्या ग्राउंड पे ये प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ें एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आ रही हैं? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े जो एसओपी, जाहिर सी बात है आपने खुद भी पढ़े होंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि जब आया जाए तो उसको सैनिटाइज किया जाए वर्कर्स को, और सिर्फ एक ही वर्कर अंदर होगा और फिर शटर डाउन हो जाएगा। फिर जो राइडर आएगा उसकी भी हिस्ट्री बनानी है, फिर मालकान ने अपने एम्प्लॉयज़ की भी हिस्ट्री बनानी है, और देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज जॉट डाउन इनटू इट। तो अब आपको क्या लगता है कि इस पे कितना अमल हो सकता है? एग्जीक्यूशन कैसे पॉसिबल है? इसके ऊपर तो अमल करना पड़ेगा सबको, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। उसमें हम भी कोई किसी किस्म की बहस नहीं कर रहे हैं कि जो सिंध गवर्नमेंट ने एसओपीज बनाई है उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमने कोरोना से डरना नहीं है, हमने कोरोना से लड़ना है, हमने भागना नहीं है, हमने इसका मुकाबला करना है। एसओपीज तो हमने अमल करना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि एसओपीज किस बेसिस पे आप कर रहे हैं। आप एसओपीज ऑनलाइन के ऊपर कर रहे हैं, ऑनलाइन तो यहाँ पे वो निजाम आज मौजूद ही नहीं है। आप देखें ना कि बाइक्स के ऊपर आप खवातीन को भी नहीं बैठने दे रहे हैं, आपने डबल सवारी भी बंद कर दी है। आप एसओपीज निकालें, उसके लोग हल करेंगे, लेकिन ऑनलाइन बेसिस के ऊपर जो है कारोबार नहीं चल सकता है। सूबे के अंदर क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं चल सकता, पंजाब और केपी में भी नहीं चल सकता है। ये कोई आप यूएस के अंदर थोड़ी बैठे हैं, कोई लंदन के अंदर आप बैठे हुए। क्या लोग फर्नीचर और सीमेंट और रेती बजरी लोहे अपने ये क्या अपना राइडर जो है अपने कंधों के ऊपर रख कर लेके जाएगा? ऐसी बेशुमार चीजें हैं, हजारों की तादाद में अलग अलग ऐसी मार्केट्स हैं जो डिफरेंट किस्म के कारोबार करती हैं। ये ऑनलाइन चीजें तो रेस्टोरेंट्स के लिए ठीक है, डिलीवरी बॉयज गए, उन्होंने खाना लिया, घर में जाके डिलीवर कर दिया, लेकिन अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज नॉट पॉसिबल। ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी आप कर सकते थे कि जिस बस के अंदर 20 लोग बैठते हैं वहां पे 10 लोग बैठेंगे। आज देखें पूरा दुबई खुल गया है, उन्होंने एसओपी सेट कर दिए कि एक दुकान के अंदर अगर 10 लोग आते तो 30% आएंगे, 3 लोग आएंगे उसके अंदर। इसी तरीके से सऊदीया पूरा खुल गया, सवाए मक्का और मदीना के, उन्होंने एसओपी सेट कर दिए। स्पेन जहां पे इतने लोग मरे वहां पर भी इस तरह के मामला नहीं है। लिहाजा कहीं इतनी देर ना हो जाए कि हम वापस अपनी मंजिल तक पहुंच ना सके, हम कब ना कर सके। वैसे भी टाइम बहुत निकल चुका है, लोग अभी कारोबार अपने खोल भी नहीं पाएंगे। तो खुदा रहम करें कराची के ऊपर, ये शहर पूरे पाकिस्तान को चलाता है। अगर कराची शहर डूबता है तो समझिए पूरा मुल्क डूब रहा है। इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हमें। मतलब आप ये समझते हैं कि इन्हीं एसओपीज के साथ इनको प्रॉपर्ली इजाजत मिलनी चाहिए ताजरों को। मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग तो जब ये लॉकडाउन का फैसला कर रही थी सिंध हुकूमत, आप उनके साथ मीटिंग का हिस्सा थे, वज़ीर आला सिंध के साथ, गवर्नर साहब खुद भी, आप भी, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप तमाम लोग उसमें मौजूद थे। अभी क्या फर्दर ऑन बोर्ड लेके ये फैसले जो हो रहे हैं आपको किए जा रहे हैं? देखिए जनाब, जिस वक्त बिलावल जरदारी साहब ने सिंध असेंबली के अंदर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, उनकी लॉकडाउन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 15 मिनट बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची रीजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि हम आपके इस लॉकडाउन को मुस्तरद करते हैं, हम आपके इस लॉकडाउन को एक्सेप्ट नहीं करते जो कराची शहर के साथ करने जा रहे हैं। हमें तो पहले दिन से पता था ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ से लॉकडाउन से कराची से कोई किसी किस्म का अपनी जो इन्होंने हार निकाली है, कोई किसी किस्म की नाराजगी है कराची के साथ। देखें
इनके पास समझ नहीं है, वजीर आला साहब के पास वो टीम मौजूद नहीं है कि 2-4 चमचे साथ बैठे हैं जो बैठ के सारे दिन टीवी पे बैठे रहते हैं, दिन भर नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं और रात भर बैठ के टीवी पे बातें करते रहते हैं। इस टीम के साथ पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपने अपनी सूबे सिंध की हेल्थ मिनिस्टर को कभी कहीं देखा है पिछले 1.5 महीने में? किसी हॉस्पिटल की विजिट करती हुई नजर आई है आपको? कहीं पे जाके उन्होंने मीटिंग्स की हैं सवाए ये कि सीएम हाउस के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं? आपकी हेल्थ मिनिस्टर कहाँ गायब हैं? इनकी सारी क़यादत किधर है? आसिफ अली जरदारी किधर है? बिलावल जरदारी किधर है? इनकी सीनियर लीडरशिप कहाँ है सवाए 2-3 लोगों के जो बैठ के टीवी पे बयान देते हैं? करने क्या चाह रहे हैं पूरे सिंध के साथ ये? अभी 18वीं तरमीम की बात आई है तो सारे अपने डरवों से निकाल के आगे और जना पैं करना शुरू कर दिए। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि 18वीं तरमीम का जिक्र छड़ा है। लोगों को पता तो चले कि किस तरीके से सूबे सिंध को बर्बाद किया जा रहा है। आप लोग क्या करने जा रहे हैं? 18वीं तरमीम को रिवोक करने जा रहे हैं क्या? नहीं, देखें, बात रिवोक की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि नजरसानी होनी चाहिए। नजरसानी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो समझे, मेरे तो दिल की बात है ये कि 18वीं तरमीम ने सूबे सिंध को दिया क्या है? क्या आपके सूबे के अंदर तालीम बेहतर हो गई है पिछले 12 साल में जब से 18वीं तरमीम आई है? क्या आपको आपके घरों के अंदर पीने का पानी मिल रहा है? क्या आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाके नहीं पढ़ रहे हैं? क्या तो प्राइवेट क्लिनिक में नहीं जा रहे? 18वीं तरमीम में दिया है क्या? पिछले 10 साल के अंदर 965 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हाईलाइट की हैं। So what you people are thinking, what are the actual loopholes 18वीं तरमीम की वजह से? क्योंकि उससे पहले आपको लगता है 10 साल से जैसे आप बात कर रहे हैं, उससे पहले जब 18वीं तरमीम नहीं थी तो उससे पहले क्या हालात अच्छे थे? देखिए, असल में सूबे सिंध के साथ तो आज तक कभी कोई सिंसियर लोग आए नहीं है। ये रूल करते रहे हैं। इनकी कोई 4 या 5 बारियां इनकी सूबे सिंध के अंदर हुई है। अगर आप सूबे सिंध का कोई बर्बादी का जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि इन्हीं की हुकूमत रही था। यही रूल करते रहे। इन्होंने दिया क्या? मैं तो कहता हूँ कि छोड़ें कराची को ना। कराची ने आपको वोट नहीं दिया। लाड़काना तो भुट्टो साहब का शहर है ना, वहां पे क्या किया आपने? नवाब शाह तो जरदारी साहब का शहर है, जरदारी साहब ने अपने लिए लोगों के लिए क्या किया? अच्छा चले, कोई नहीं, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने सेवन के लिए क्या किया? कोई एक जगह तो बताएं पूरे सूबे सिंध के अंदर जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फखर से सर उठा के बोले कि हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जो है अपनी हुकूमत में अपने दौर के अंदर फला शहर को जो है एक मॉडल शहर बना दिया। अच्छा, what you are thinking? बता दें What you are thinking, as you have said that you're not going to for the revocation, आप उसकी तरफ नहीं जा रहे, but let me मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि अगर आपको लगता है कि रिवोक नहीं हो तो उसमें ऐसे कौन से लूप होल्स हैं जो आप समझते हैं कि ट्रीट किए जा सकते हैं? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात कह देता हूँ कि एनएसपी अवार्ड के जरिए एक फैसला हो गया कि एक रेशियो है जिस रेशियो के जरिए हर सूबे को जो है पैसा दिया जाएगा। तो क्या वफाक की सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि सूबों को पैसा दे दे, सूबे सिंध को पैसा दे दे और उस पैसे को देने के बाद उनसे क्या जवाब ना लिया जाए कि वो पैसा खर्च कहाँ हो रहे हैं? अगर मुझे एज ए टैक्स पेयर मैं कहूँ, मुझे वो बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं मिल रही है टैक्स देने के बाद, तो मैं किस चीज़ का टैक्स दूंगा? हमारे तो सूबे में रोना यही है ना कि कोई बेहतरी नहीं हो रही है। आज ही कोरोना कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये तो वही सूबा है कि हम भूल गए जहाँ पे कुत्ता काटता है तो बच्चे मर रहे थे, दवाइयाँ नहीं थी। ये वही सूबा है जहाँ पे घर के अंदर बच्चे जो है भूख से मर रहे थे और ये जो है हंसी मजाक कर रहे थे। लाड़काना के अंदर जो है ना एड्स हो गया था लोगों को। ये दवाइयों के ऊपर इनकी जो है इरेगुलरिटीज हैं। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सूबे सिंध की हुकूमत के ऊपर जो है किताबें नहीं छापी हैं? मैंने तो नहीं छापी हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान बता रहा है कि सूबे के अंदर अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां हर डिपार्टमेंट के अंदर है। नहीं, तो ये बात सही है। ये सारी चीजें आप बता भी चुके हैं मुतादिद बार, ये सारी चीजें हम सुनते भी आए हैं। बट मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि जो आपकी आप लोग जो भी आपकी जो अपर लीडरशिप है, वफाक की मैं बात करूं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर साहब इज वेल, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या वफाकी काबीना में भी और आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है फिर कि 18वीं तरमीम को किस तरह ट्रीट करेंगे जहां आप लूप होल समझ रहे हैं? अगर रिवोक नहीं कर रहे हैं आप कह रहे हैं, हम वो कुछ सोच रहे हैं कि जो इनके तस्वर में भी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये याद रखें कि सूबा सिंध भी वजीर आजम का है जिस तरीके से सूबा पंजाब बलूचिस्तान। ये बात आप लोगों ने पहले भी की थी कुछ महीने पहले, वाकई कुछ होगा? सूबे सुने मेरी बात रिदा, इसी तरीके से सूबे सिंध के लोग भी अपने वजीर आजम साहब से सवाल करते हैं कि जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है वो हम कब तक कहेंगे। तो वजीर आजम साहब बहुत ज्यादा कंसर्न है सूबे सिंध के लिए, सूबे सिंध की आवाम के लिए उनको बहुत फिक्र है। इसी वजूहत के बिना पे एहसास प्रोग्राम के जरिए आप देखें कि सानिया निस्तर ने सबसे ज्यादा पैसा जो है वो सूबे सिंध के लिए रखा है। तो हम बहुत ज्यादा कंसर्न है। वो सारे ऑप्शन हम रखेंगे अपने पास, उन ऑप्शन को हम यूज भी करना चाहें तो हम यूज कर भी सकते हैं
जो भी रास्ते होंगे वही होंगे, जो आईनी रास्ते होंगे, कोई गैर जमहूरी जो है रास्ता नहीं तैयार किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्रमशीर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे आईनी और कानूनी रास्तों को इख्तियार किया जाएगा, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होगा जो आईन और कानून से बालतर हो। लेकिन ये एक बड़े कोई वार्निंग वाले अंदाज में कह के गए हैं कि जी 18वीं तरमीम पे हमने बहुत कुछ सोच लिया और बहुत कुछ करने जा रहे हैं। वेल, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। नैब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जावेद लतीफ़ को तलब कर लिया है। जावेद लतीफ़ को भी आमदन से साइद असासजात केस में तलब किया है। नून लीग के रहनुमा ने असासों की तफसीलात 7 फरवरी को नैब लाहौर में जमा कराई थी। जावेद लतीफ़ का नाम इस वक्त ECL में भी मौजूद है और साथ ही साथ जो है इसके अलावा पहले से हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को तो नोटिसेस ऑलरेडी जा चुके हैं ज़ाती हैसियत में तलबी के। बहरहाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि ज़ाती हैसियत में बार बार नैब जो है वो शहबाज शरीफ साहब को तलब कर रही है, दूसरी जानिब हमने देखा है कि आपके एक और मरकजी रहनुमा जो जावेद लतीफ़ साहब है उनको भी तलब कर लिया आमदन से ज़ायदा सजात केस में। देखिए, ये इस वक्त इतनी बदकिस्मती की बात है कि जब पूरी कौम को मिलकर जरूरत इस बात की है कि ये कोरोना की वबा जो है इसका मुकाबला किया जाए, इससे निजात हासिल की जाए, इसके लिए कौमी यकजहती की ज़रूरत है। वफाक और तमाम सूबों को मिलकर और ये हुकूमती ऐवानों के अलावा जो है इस इख्तलाफ को भी साथ देने की ज़रूरत है, सबको मिल के साथ करने की ज़रूरत है। उसके बावजूद ये यकजहती की फजा को पारा पारा करने में इस हुकूमत ने, इस तंग नज़र हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो कुछ कर रहे हैं इनकी तंग नजरी और इंतकामी ज़हनियत की अक्कासी करती है और जो कुछ देखें जो कुछ कर रहे हैं ये और नैब मिलकर, हमने हमेशा कहा है कि इनका एक अलायंस है, अनहोली अलायंस है हुकूमत का और नैब का। और इनको जो देखें जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं जो दाएं बाएं वो नज़र नहीं आते, जो बहुत बड़े माफिया, ये शुगर माफिया हो, आटा माफिया हो, जिनके बारे में रिपोर्टें आ गई हैं। अगर देखें, अगर किसी इख्तलाफ के किसी लीडर के बारे में इस तरह की रिपोर्ट आती है अब तक वो गिरफ्तार हो चुके होते। लेकिन ये है कि ये देख लें जो कुछ हो रहा है। और ये जो जावेद लतीफ़ साहब को जो नोटिस हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है, हैरानगी की बात नहीं है। हैरानगी की बात तो ये है कि ये इतनी देर इन्होंने क्यों की। अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब ये बात भी बताइएगा। जी डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 बिल की भी मुद्दत खत्म हो चुकी है। अब हम देख रहे हैं कि जो ऑफिस बेयरर्स नहीं होंगे, ऑफिस होल्डर बेयरर्स नहीं होंगे, उनको भी वापस से उनके खिलाफ भी कार्रवाई के इख्तियारात अब इस वक्त वापस से नैब के पास जो है वो बहाल हो चुके हैं। और चूंकि ये नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल जो 2019 को 28 दिसंबर को नाफिज किया गया था, अब उसकी मुद्दत भी हम देख रहे हैं कि ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, इनफैक्ट ख़त्म हो गई है। अब ये क्या नज़र आ रहा है डॉक्टर साहब, इस पे आप लोग का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन और हुकूमत ने ही अपने साथ मिलकर गठजोड़ बनाकर ही इसमें सूरत हाल तक पहुंचाया है, क्योंकि आप लोग कानून बदलने में पेशरफ ना होने पर ही जाहिर सी बात है ये ऑर्डिनेंस इतना गैर मौसर हुआ है और फिर ये हालात सामने बने। देखिए, हमने तो अपने दौर में जो तरामी बाकी हम नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ ये हमारी गलती थी। मैं तो कभी अपनी गलतियों को डिफेंड नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि हमारी और पीपल्स पार्टी दोनों की गलती थी। हमें ये है कि ये जो मुतनाज़े ये कवानीन है नैब के, इनको बिल्कुल बदलना चाहिए था। जो आपने कहा डॉक्टर साहब, मैं आपके वक्त की बात नहीं कर रही, ये कता कलाम माफ़ी, मैं आपको थोड़ा दोबारा बता दूं, ये मैं उस नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पिछले साल 28 दिसंबर को नाफिज किया था, जिसमें ये बताया गया था 2019 के इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में कि उस वक्त रिलीफ दिया गया था फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड ताजरों और सियासतदानों को कि उनके खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात जो हैं वो सल्व कर लिए थे नैब के, लेकिन अब वो इख्तियारात बहाल हो गए। इस वक्त आप लोगों ने दिसंबर से लेकर अब तक दिसंबर से लेकर अब तक में डॉक्टर साहब आप लोग ने मिलकर हुकूमत के साथ कोई तरमीम नहीं लेकर आए इस मामले पे, जिसकी वजह से अब ये ऑर्डिनेंस गैर मौसर हो गया और वो अपनी पुरानी शक्ल में वापस आ गया है।
जी मैं देखिए मुझे इजाजत दें। बात ये है जी कि ये जो कुछ हुकूमत जो तरमीमी ऑर्डिनेंस लेके आई उसने अपोजिशन को कतई एतमाद में नहीं लिया। हम ये कहते हैं कि हमारे साथ मिलकर बैठ कर कोई एक लाए अमल तय करें, इसमें ये जो तरामीम की जरूरत है वो मिल के हम तय करें, लेकिन इन्होंने आज तक हमें एतमाद में लिया किसी कौमी इशू पे, नैब ऑर्डिनेंस हो, कश्मीर का मसला हो, कोरोना का मसला हो, आज तक कभी किसी मसले पे इन्होंने एतमाद में रहने की जहमत दोबारा नहीं की। और दूसरी बात जो है हमें ये नजर आ रहा है कि जो इनके जो इख्तियारात भी होंगे नैब के वो सारे के सारे अपोजिशन की क़यादत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। जो हुकूमती ऐवानों में बैठे हैं, जो उनके दाएं बाएं हैं, जो उनके अलायंस में शामिल है, वो जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो भी होगी जुबानी जमा खर्च, और ये है कि बस बिल्कुल ऐसे ये लिप सर्विस तक मौजूद होगी। कोई ये कदम इफेक्टिव उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर साहब आपको भी तो इसमें काम करना था, ऑपोजिशन ने भी तो इसके हुकूमत के साथ मिलकर इस कानून को बदलने में जो है वो अपना किरदार अदा करना था, और ये पेशरफ ना होने पर ही ऑर्डिनेंस गैर मौसर हुआ है। बताइए किरदार हम किस तरह एक तरफा तौर पर कैसे अदा करें जब हुकूमत हमें साथ लेके चलने के लिए तैयार ना हो, हमसे बात करने के लिए तैयार ना हो। देखिए आज तक इन्होंने, मैंने कहा जिस तरह मैंने 3 मिसालें दी हैं, कश्मीर की और ये नैब ऑर्डिनेंस की और कोरोना की, ये 3 जो हैं ये बहुत बड़े इशू थे और इनके ऊपर इन्होंने आज तक अपोजिशन को एतमाद में लेने की कोई ये जहमत द्वारा नहीं की। ये है इनकी तंगनजरी पे मबनी पॉलिसी है, बस इंतकामी जरियत है, नाअहली है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, 18वीं तरमीम में वफाकी हुकूमत उस पर कुछ नजरसानी करने जा रही है और कुछ उसमें तरमीम के हवाले से इस वक्त जो है वो मौजू सर उठा रहा है। आप लोग क्या 18वीं तरमीम की जो कुछ उसमें जो शिके हैं उसमें कोई तरमीम अगर की जाती है वफाकी हुकूमत के साथ, चूंकि वफाकी हुकूमत ने अपनी कुछ इत्तेहादियों से राब्ते तेज भी किए हैं, ऑपोजिशन से भी चाह रही है कुछ इस बात, क्या आपसे अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से क्या इस वक्त हुकूमत ने कोई राब्ता किया है इस जमन में? कम अज कम मेरे इल्म में तो नहीं है कि उन्होंने कोई राब्ता ऐसा किया हो। ये तो ये कौमी इश्यूज पे उन्होंने आज तक कोई राब्ते नहीं किए, उन्होंने इस पे क्या करना था। दूसरी बात यह कि ये ऑफ कोर्स क्योंकि वो क्लियर मेजॉरिटी में नहीं है, उनको आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी अगर उसमें वो कोई तरमीम लेकर आते हैं। मेरी गुजारिश सुन ले, 18वीं तरमीम को के साथ छेड़छाड़ इस वक्त ये कोई कौमी कोई मसला नहीं है, ना ये रिक्वायरमेंट है, ना ये मैं समझता हूँ कि कोई ये नॉट द नीड ऑफ यार, ये बेवक्ती राजी है। तो इस पर पूरी कौम जो उसके सामने ये कोरोना से निपटना जो है वो सबसे बड़ा मसला है। ठीक है डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बेवक्त की रागनी है इस वक्त अगर 18वीं तरमीम में कोई शक में इस वक्त 18वीं तरमीम की शक में अगर कोई मजीद तरमीम की जाती है, उसको रिवोक किया जाता है, तो वो बेवक्त की रागनी कह रहे थे डॉक्टर साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन इस वक्त वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम पर नजरसानी का फैसला कर रही है। 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आइन के 18वीं शक में तरमीम की थी। इसी हवाले से इस वक्त गुफ्तगू करूंगी। मेरे साथ मौजूद होंगे फैसल करीम कुंडी साहब हैं, एक्स डिप्टी स्पीकर हैं और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, सीसी के मेंबर भी हैं। थैंक यू सो वेरी मच फैसल करीम कुंडी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी थैंक यू। फैसल करीम साहब सबसे पहले तो मुझे बताइएगा ये जिस तरह से अब वफाकी हुकूमत ये मामला उठा रही है, 18वीं तरमीम पर नज़रसानी करने का फैसले की बात हो रही है, और जो आप लोगों ने 2010 में आइन के 18वीं शक में तरमीम की थी, क्या आपको लगता है इसको मजीद ट्रीट किया जा सकता है? वफाकी हुकूमत कर सकती है ऐसा कुछ? देखें जी, वफाकी हुकूमत ने जब ये हुकूमत में आई थी उस वक्त भी उन्होंने 18वीं तरमीम पे बात की और फिर कभी सदारत निज़ाम की बातें कर रहे थे। आज जब हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमें हमारा फोकस तो ये होना चाहिए था कि हम कोरोना के फोकस करते हैं, लेकिन उनको दोबारा 18वीं तरमीम जो है, क्योंकि उसमें सूबे खुद मुख्तारी है, सूबे खुद मुख्तार है, अपने फैसले खुद कर सकते हैं। इनको अब इस चीज की पड़ गई कि सूबे अपने फैसले खुद क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो है कि 18th अमेंडमेंट में जब ये अमेंडमेंट को छेड़ेंगे, क्या इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है? ये तो खुद इनकी हुकूमत मांगे तांगी हुकूमत है, इधर उधर से इन्होंने जो है बहुत कम मेजॉरिटी के साथ जो है इनके पास मेंबर्स हैं, 7-8 मेंबर्स की इनके पास मेजॉरिटी है, उसके लिए इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी इनके पास है नहीं। जब तक अगर देखें 18th अमेंडमेंट में इनको कोई ऐसी चीजें हैं जिसपे इनको कोई शकूक शुबात है या इसको चेंज करना चाहते हैं, उनमें बेहतरी करना चाहते हैं, तो जब तक ये अपोजिशन जमातों के साथ मिल बैठकर इसकी वो नहीं करेंगे
उस वक्त तक ये 18 अमेंडमेंट में चेंजेस नहीं कर सकते। हमारे दौर में जब हुआ था हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेकर ये फैसले किए थे। आज भी अगर आप देखें कि चेयरमैन बिलावल ने और मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातों ने एक दूसरे के साथ रब्ते भी किए हैं और 18 अमेंडमेंट के उसके ऊपर डिस्कशन भी की है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि जब ये और ये अभी तक खुद क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था इनके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आए थे कि जी हम तो 18 अमेंडमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। कोई इनके नुमाइंदा आ जाते हैं कि जी नहीं हमने 18 अमेंडमेंट में छेड़छाड़ करनी है। अब पहले ये खुद क्लियर नहीं कि इन्होंने करना क्या है। लेकिन तो अभी मेरे ख्याल में अगर कतकलाम माफी फैसल करीम कुन्नी साहब, लेकिन कतकलाम माफी अभी थोड़ी देर पहले खुर्रमशीर जमान साहब हमारे प्रोग्राम में थे और उन्होंने वो एक वार्निंग वाले भरे लहजे में बात कर रहे थे कि नहीं जी हम वो कुछ करने जा रहे हैं कि जो अब इनको पता चलेगा कि हम भी असल में कर सकते हैं, इसमें तरमीम लेकर आ सकते हैं और इसको छेड़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है क्योंकि अब वफाकी हुकूमत अपने इत्तेहादियों से राब्ते तेज कर दिए हैं, हमें ये भी नजर आ रहा है, तो आपको लगता है कि आया कुछ वाकई हो सकता है? ये खुर्रमशीर जमान अभी बढ़ के मार रहे था कि मैं अमेशी ताले की वजह कर लेंगे। अब ये मुझे बताएं कि खुर्रमशीर जमान की हम बात माने या शाह कुरैशी साहब की बात माने? खुर्रमशीर जमान तो मैटर ही नहीं करते शाह कुरैशी साहब के सामने मेरे ख्याल में, क्योंकि वो वाइस चेयरमैन की पार्टी के। तो उसमें ये है कि अगर उन्होंने उनका शौक है, उन्होंने अपने शौक पूरा करना है तो ले, उनको पता चले उनके पास कितनी मेजॉरिटी है। अभी उनके अपने इत्तेहादी जो है उनसे नाखुश हैं और अभी तो आने दें, चीनी की रिपोर्ट आने दे और बाकी रिपोर्ट आने दे, फिर देखेंगे कि अपने लोग इनसे कितने भाग जाते हैं। तो ये तो फिर ठीक है, बताएगा क्या करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, एक्स डिप्टी स्पीकर और सीनियर मेंबर सीसी के हमारे साथ मौजूद थे पीपल्स पार्टी से। उनका कि बढ़ के मारने से कुछ नहीं होगा। अभी देखना ये कि इत्तेहादी भी बहुत नाराज हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, आया वो उनके साथ इस मामले में शामिल होंगे नहीं, देखना ये है। इसी के साथ अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।